Welcome to Manzil with Ansari. We're going to explore this timeline together, starting right here at the beginning. आज के इस डीप डाइव में सभी का स्वागत है। आज का ये जो गहना विश्लेषण है, ये उन सभी नोट्स और मटेरियल्स पर आधारित है जो एजुकेशन फील्ड में आगे बढ़ने वालों के लिए एक फाउंडेशन है। खासकर जो लोग DSSB, PRT, CTET या KVS जैसे टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज की ये चर्चा एक परफेक्ट टूल किट बनने वाली है। आज हम जिस विषय की गहराई में जा रहे हैं वो है शिक्षण शास्त्र, यानी टीचिंग मेथोडोलॉजी और पेडागोजी। हाँ, और आज के इस विश्लेषण का मेन मिशन सिर्फ अलग-अलग थ्योरीज को पढ़ना नहीं है। हमारा असली उद्देश्य टीचिंग और लर्निंग की उन बेसिक प्रोसेसेस को समझना है जो इन एग्जाम्स का कोर होती हैं। हम उन छोटी-छोटी बातों को डिकोड करेंगे जो सीधे क्वेश्चंस बनकर आती हैं और अक्सर कैंडिडेट्स वहीं पर गलती कर देते हैं। थ्योरीज तो सब पढ़ लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम में कोई रियल क्लासरूम सिचुएशन दी जाती है तो कंफ्यूजन हो जाता है। बिल्कुल सही कहा। और इसीलिए आज हम हर थ्योरी को एक रियल क्लासरूम के एंगल से देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेसिक सवाल से जो हमारे नोट्स के पहले पेज पर ही दिया गया है। एक आइडियल टीचिंग प्रोसेस आखिर दिखती कैसी है? क्या ये सिर्फ एक क्लास में खड़े होकर बच्चों को फैक्ट्स रटाना है? मटेरियल में एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दिया गया है जहां टीचिंग का कंपैरिजन एक तीर से किया गया है जिससे अपने लक्ष्य की जरूरत होती है। ये जो तीर और टारगेट वाला एग्जाम्पल है ना, ये पूरी टीचिंग प्रोसेस का सबसे बड़ा सार है। अगर कोई टीचर बिना किसी क्लियर ऑब्जेक्टिव के क्लास में घुसकर कुछ भी पढ़ाने लगे तो वो उस तीर की तरह है जो हवा में बस ऐसे छोड़ दिया गया है, वो कहीं नहीं पहुंचेगा। टीचिंग हमेशा एक पर्पसफुल प्रोसेस होती है। और अगर हम इस बात को एजुकेशनिस्ट जॉन ड्यूई के नजरिए से देखें तो कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाता है। हाँ, जॉन ड्यूई का नाम तो पेडागोजी में हर जगह आता है। उन्होंने पुरानी सोच को बदला था ना, जहां टीचिंग को सिर्फ टीचर और स्टूडेंट के बीच का प्रोसेस माना जाता था। एग्जैक्टली। पहले लोग मानते थे कि ये एक बायपोलर प्रोसेस है, जहां एक टीचर ज्ञान दे रहा है और स्टूडेंट उसे ले रहा है। लेकिन जॉन ड्यूई ने इसको पूरी तरह रिजेक्ट किया और अपना 3 पोलर कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि ये एक ट्रायंगल है जिसके 3 पोल्स होते हैं। तो इस ट्रायंगल के 2 पोल्स तो समझ आते हैं, टीचर और स्टूडेंट, लेकिन ये तीसरा हिस्सा क्या है? तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है करिकुलम, यानी पाठ्यक्रम। एक पल के लिए सोचिए कि क्लास में टीचर भी रेडी है और स्टूडेंट भी बैठा है, लेकिन ये तय ही नहीं है कि पढ़ना क्या है, तो क्या होगा? करिकुलम ही वो लिंक है जो टीचर और स्टूडेंट को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में बांध कर रखता है। यही वो टारगेट है जिसकी तरफ उस तीर को हिट करना है। ये तो काफी लॉजिकल बात है। अब अगर हम स्ट्रिक्टली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ डेफिनेशंस बहुत कंफ्यूज करती हैं। नोट्स में कई एजुकेशनिस्ट के नाम और उनके लंबे लंबे कोट्स दिए गए हैं। क्या इनको याद रखने का कोई रैंक बूस्टर ट्रिक है? जैसे एक डेफिनेशन है हॉफ और डंकन की। डेफिनेशंस को पूरा रटना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। इसके बजाय उनके कीवर्ड्स को पकड़ना चाहिए। अगर हॉफ और डंकन की बात करें तो उनके नाम के साथ बस 4 स्टेप्स को दिमाग में फिट कर लीजिए। उनकी डेफिनेशन कहती है कि टीचिंग 4 स्टेप्स वाली एक प्रोसेस है। 4 स्टेप्स वो कौन कौन से हैं? पहला स्टेप है प्लानिंग, यानी योजना बनाना कि कल क्लास में क्या पढ़ाना है। दूसरा है डायरेक्टिंग, यानी क्लास में जाकर उस प्लान को एग्जीक्यूट करना। तीसरा स्टेप होता है मेजरिंग, जिसमें टीचर टेस्ट लेता है। और चौथा और आखिरी स्टेप है इवैल्यूएटिंग, यानी मूल्यांकन करना कि बच्चे ने कितना सीखा और आगे क्या इम्प्रूव करना है। बस ये 4 वर्ड्स याद रखिए। हॉफ एंड डंकन का सवाल कभी गलत नहीं होगा। प्लानिंग, डायरेक्टिंग, मेजरिंग और इवैल्यूएटिंग, ये ट्रिक तो सच में काम की है। इसी तरह नोट्स में एक और नाम बार बार रिपीट हो रहा है, बर्टन का। इनकी डेफिनेशन को कैसे डिकोड करें? बर्टन की डेफिनेशन का सबसे बड़ा कीवर्ड है मोटिवेशन या प्रेरणा। बर्टन मानते थे कि टीचिंग का मतलब सिर्फ बच्चों के दिमाग में इंफॉर्मेशन भरना नहीं है, बल्कि लर्निंग के लिए एक स्पार्क पैदा करना है। एक टीचर का असली काम बच्चे को इनकरेज करना और सही रास्ता दिखाना है। इसके साथ ही मटेरियल में टीचिंग के नेचर पर एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि टीचिंग सिर्फ एक साइंस नहीं है, बल्कि आर्ट और साइंस दोनों है। साइंस तो समझ में आता है क्योंकि इसमें साइकोलॉजी इन्वॉल्व्ड है, टीचिंग मेथड्स हैं, प्रॉपर मेजरमेंट है, लेकिन इसको आर्ट क्यों कहा गया? आर्ट इसलिए क्योंकि क्लास में बैठा हर बच्चा अलग होता है। एक ही मैथ के फॉर्मूला को 40 अलग अलग बच्चों को उनके मेंटल लेवल के हिसाब से समझाना कोई छोटी बात नहीं है। उनके साथ एक सोशल और लिंग्विस्टिक इंटरैक्शन एस्टैब्लिश करना पड़ता है।
ये लिटरली एक कला है और एक अच्छा टीचर वही है जो इस आर्ट में माहिर हो। और इसी इंटरैक्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए नोट्स में टीचिंग मैगजीम्स यानी शिक्षण सूत्र दिए गए हैं। ये वो बेसिक रूल्स हैं जो बताते हैं कि क्लास में टॉपिक स्टार्ट कैसे करना चाहिए। इसमें जो पहला रूल है वो है नोन टू अननोन, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि बच्चों को डायरेक्ट नया टॉपिक नहीं पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। साइकोलॉजी कहती है कि ह्यूमन ब्रेन नई इन्फॉर्मेशन को तभी इजीली एक्सेप्ट करता है जब वो किसी पुरानी नॉलेज से लिंक हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लास में वाटर साइकिल पढ़ाना है तो टीचर सीधे इवेपोरेशन की डेफिनेशन नहीं बताएगा। वो पहले बच्चों से पूछेगा कि गीले कपड़े धूप में कैसे सूख जाते हैं और उनका पानी कहाँ चला जाता है। ये बच्चों के लिए नोन है। फिर वहां से वो नई साइंटिफिक टर्म पर आएगा जो उनके लिए अननोन है। इस तरीके से तो क्लास में बोर भी कोई नहीं होगा। और इससे मिलता जुलता एक और रूल है, इजी टू कॉम्प्लेक्स, यानी सरल से कठिन की ओर। नोट्स में मेंशन्ड है कि मल्टीप्लिकेशन सिखाने से पहले हमेशा एडिशन सिखाना चाहिए। हाँ, क्योंकि इसके पीछे बच्चों का कॉन्फिडेंस छुपा होता है। अगर आप डे 1 पर ही सीधे मुश्किल वर्ड प्रॉब्लम्स दे देंगे तो बच्चे का मनोबल वहीं टूट जाएगा। जब वो आसान एडिशन के सम्स सॉल्व कर लेता है तो उसको लगता है कि हाँ, मैं मैथ कर सकता हूँ। फिर वो कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस के लिए मेंटली रेडी हो जाता है। उसके बाद आते हैं कॉग्निटिव स्टेप्स पर। यहाँ एक रूल दिया है स्पेसिफिक टू जनरल, यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होता है। स्पेसिफिक का मतलब तो कोई मुश्किल या स्पेशल चीज होती है ना? नहीं, यहीं पर बहुत लोग गलती करते हैं। यहाँ स्पेसिफिक का मतलब मुश्किल नहीं है, बल्कि कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल या ऑब्जेक्ट है। और जनरल का मतलब है उस ऑब्जेक्ट की पूरी कैटेगरी या उसको डिफाइन करने वाला रूल। जैसे बच्चे को पहले एक एप्पल दिखाना एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल है, फिर बनाना दिखाना, फिर उसे ये समझाना कि ये सब फ्रूट्स के अंदर आते हैं। फ्रूट एक जनरल कॉन्सेप्ट है, हम एग्जाम्पल से रूल की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, मतलब एग्जाम्पल पहले और रूल बाद में। समझ गया। और इसके ठीक नीचे एक ऐसा रूल है जो लगता है डीएसएसबी और सीटेट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी मूर्त से अमूर्त की ओर। ये वर्ड्स मूर्त और अमूर्त सुनने में थोड़े हवी लगते हैं। इनका क्लास में प्रैक्टिकल यूज क्या है? ऐसा मतलब है वो चीजें जिन्हें बच्चा अपने हाथों से छू सके और देख सके। और अमूर्त या एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है वो आइडियाज जो सिर्फ दिमाग में एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें फिजिकली छुआ नहीं जा सकता। छोटे बच्चे हमेशा पहले टच करके और देखकर सीखते हैं। एक मिनट, इसका मतलब अगर मुझे क्लास में फ्रैक्शंस पढ़ाने हैं तो मैं सीधे बोर्ड पर नंबर्स नहीं लिखूंगा? एग्जैक्टली। बोर्ड पर लिखा हुआ 1/2 बच्चे के लिए एब्स्ट्रैक्ट है। आप पहले एक रियल एप्पल क्लास में लाएंगे और उसे चाकू से आधा काटकर बच्चों को दिखाएंगे। वो कटा हुआ एप्पल कॉन्क्रीट है। जब बच्चे उसे फिजिकली देखकर समझ लेंगे तब आप उनको बोर्ड पर मैथ का फॉर्मूला सिखाएंगे। ये एग्जाम के लिए एक गोल्डन टिप है कि जब भी क्वेश्चन प्राइमरी स्कूल के बच्चों का हो तो हमेशा उस ऑप्शन पर टिक करना है जिसमें कोई कॉन्क्रीट एक्टिविटी हो रही हो। ये टिप सच में गेम चेंजर हो सकती है। चलिए अब एक और मैक्सिम पर चलते हैं, जो है होल टू पार्शियल, यानी पूर्ण से अंश की ओर। यहाँ नोट्स में एक गाड़ी और उसके इंजन का बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल दिया है। हाँ, ये रूल कहता है कि अगर किसी को कार के बारे में समझाना है तो पहले उसे पूरी कार की पिक्चर दिखानी चाहिए। उसके बाद उसके पार्ट्स के बारे में बात करनी चाहिए कि ये इंजन है और ये स्टीयरिंग है। लेकिन मटेरियल में यहाँ एक टर्म लिखा है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। ये गेस्टाल्ट क्या होता है और इसका गाड़ी वाले एग्जाम्पल से क्या कनेक्शन है? गेस्टाल्ट बेसिकली एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब ही होता है होल फिगर या समग्र आकार। इस साइकोलॉजी का मानना है कि ह्यूमन माइंड चीजों को अलग अलग टुकड़ों में नहीं बल्कि पहले एक पूरी पिक्चर के रूप में परसीव करता है। जी। जैसे जब आप किसी दोस्त का चेहरा देखते हैं तो आप पहले पूरा चेहरा देखते हैं ना, कि एक आंख फिर दूसरी आंख और फिर नाक। इसीलिए एजुकेशन में भी पहले होल कॉन्सेप्ट देना चाहिए और फिर उसके पार्शियल एलिमेंट्स का एनालिसिस करना चाहिए। ये तो हमारी डेली लाइफ से कितना जुड़ा हुआ है। अब चाइल्ड सेंटर्ड लॉजिक वाले सेक्शन में एक रूल आता है अनश्योर टू श्योर, यानी अनिश्चितता से निश्चितता की ओर। इसे थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? बच्चे जब आसपास की दुनिया देखते हैं तो उनके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है पर वो क्लियर नहीं होती। उनके आइडियाज अनश्योर होते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा सोच सकता है कि जब मैं चलता हूं तो सूरज भी मेरे साथ चलता है। एक टीचर का काम उस अनश्योरिटी को साइंटिफिक निश्चितता में बदलना है, ये समझाकर कि अर्थ रोटेट कर रही है इसीलिए हमें ऐसा लगता है। और इसके बाद आता है एनालिसिस टू सिंथेसिस, यानी विश्लेषण से संश्लेषण की ओर।
एनालिसिस का मतलब कॉम्प्लेक्स टॉपिक को तोड़ना और सिंथेसिस का मतलब वापस जोड़ना। लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर हमने टॉपिक को टुकड़ों में कोड़कर समझा दिया तो बच्चे को समझ तो आ ही गया, फिर वापस जोड़ने की यानी सिंथेसिस की क्या जरूरत पड़ गई? बिना सिंथेसिस के नॉलेज पूरी नहीं होती। नोट्स में जो कविता वाला एग्जाम्पल है वो इसे परफेक्ट तरीके से क्लियर करता है। जब टीचर क्लास में कोई पोएम पढ़ाता है तो पहले वो हर एक लाइन और मुश्किल वर्ड का मीनिंग अलग-अलग बताता है। ये है एनालिसिस। लेकिन अगर क्लास वहीं खत्म हो जाए तो क्या बच्चे उस कविता का असली इमोशन फील कर पाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता उन्हें पोएम का एक्चुअल मैसेज समझ आएगा। सही कहा। इसीलिए एंड में टीचर उस पूरी कविता का एक समरी बताता है और सभी इमोशंस को एक साथ कनेक्ट करता है। यही सिंथेसिस है। एनालिसिस से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं और सिंथेसिस से पिक्चर कंप्लीट होती है। क्या बात है! एनालिसिस और सिंथेसिस का कॉन्सेप्ट अब हमेशा याद रहेगा। चलिए अब उस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसमें लोग सबसे ज्यादा फंस जाते हैं, माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण। मुझे सबसे पहले अपनी एक गलतफहमी दूर करनी है। अक्सर लगता है कि माइक्रो टीचिंग का मतलब है प्राइमरी क्लास के छोटे बच्चों को पढ़ाना या फिर सिलेबस के किसी बहुत छोटे से हिस्से को पढ़ाना। क्या ये सही है? नहीं, और यही इस टॉपिक का सबसे बड़ा एग्जाम ट्रैप है। माइक्रो टीचिंग का किसी भी स्कूल के बच्चों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मटेरियल में बहुत क्लियरली लिखा है कि ये सिर्फ प्यूपिल टीचर्स के लिए एक ट्रेनिंग टेक्निक है। यानी जो लोग बीएड या डीएड कर रहे हैं और फ्यूचर में टीचर बनने वाले हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए इसे यूज किया जाता है। इसे एलन और बीके पासी ने डिफाइन किया था। तो इस ट्रेनिंग का मेन फोकस क्या होता है? इसका प्राइमरी फोकस है रियल टीचिंग की कॉम्प्लेक्सिटीज को कम करना। देखिए, जब एक नया ट्रेनी टीचर पहली बार 30-40 बच्चों की क्लास में जाता है तो उसे एक साथ बोर्ड पर भी लिखना है, बच्चों से सवाल भी पूछने हैं और डिसिप्लिन भी मेंटेन करना है। ये काफ़ी ओवरवेलमिंग हो जाता है। माइक्रो टीचिंग में क्लास का साइज छोटा कर दिया जाता है, जिसमें सिर्फ 5 या 10 फेलो ट्रेनीज बैठे होते हैं। टाइम लिमिट कम कर दी जाती है और सबसे ज़रूरी बात, इसमें एक बार में सिर्फ एक ही स्किल पर फोकस किया जाता है। जैसे आज सिर्फ ब्लैक बोर्ड स्किल की प्रैक्टिस होगी, बाकी किसी चीज की नहीं। अच्छा, तो ये बेसिकली प्रैक्टिस ग्राउंड है टीचर्स के लिए। नोट्स में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका एक पूरा साइकिल दिया हुआ है जो एग्जैक्टली 36 मिनट्स का होता है। इस साइकिल से तो हर साल क्वेश्चंस आते ही हैं। इन 36 मिनट्स का ब्रेकअप कैसे होता है? इसे 6 इक्वल अनइक्वल स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है टीच यानी शिक्षण सत्र, जहां ट्रेनी टीचर 6 मिनट तक पढ़ाता है। उसके ठीक बाद आता है फीडबैक, जिसमें वहां बैठे एक्सपर्ट्स 6 मिनट तक बताते हैं कि क्या अच्छा था और कहाँ गलती हुई। और जहां तक मुझे याद है, इसके बाद जो स्टेप आता है वही सबसे बड़ा रैंक बूस्टर पॉइंट है, राइट? फीडबैक के बाद आता है रीप्लान, और नोट्स में साफ लिखा है कि इस स्टेप को सबसे ज्यादा टाइम मिलता है, पूरे 12 मिनट। बाकी सब 6 मिनट के हैं, तो इसे डबल टाइम क्यों? इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। जब एक ट्रेनी अपनी गलतियां सुनता है तो उन गलतियों के बेसिस पर उसे अपने पूरे लेसन प्लान को दोबारा लिखना होता है और नया कंटेंट सोचना होता है। इस मेंटल प्रोसेस में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, इसीलिए रीप्लान को 12 मिनट मिलते हैं। उसके बाद वो दोबारा क्लास लेता है, जिसे रीटीच कहते हैं, और इसके लिए फिर से 6 मिनट मिलते हैं। और फाइनल स्टेप होता है रीफीडबैक, जिसके लिए आखिरी 6 मिनट दिए जाते हैं। तो अगर आप इन सबको जोड़ें तो ये टोटल 36 मिनट्स का साइकिल बनता है। ये 12 मिनट वाली डिटेल सच में एग्जाम में मार्क्स बचा सकती है। अब माइक्रो टीचिंग से आगे बढ़ते हुए फॉर्म्स ऑफ टीचिंग को देखते हैं। एक टर्म है मैक्रो टीचिंग। ये माइक्रो का ऑपोजिट ही हुआ ना? हाँ, मैक्रो टीचिंग वही नॉर्मल टीचिंग है जो हम सब ने अपने स्कूल टाइम में देखी है। एक टीचर, एक बड़ी क्लास जिसमें 40-50 बच्चे हैं और ट्रेडिशनल लेक्चर मेथड चल रहा है। एक और टर्म है ग्रुप टीचिंग, जहां 2 या 3 एक्सपर्ट टीचर्स मिलकर एक बड़े स्टूडेंट ग्रुप को हैंडल करते हैं। लेकिन इन सब फॉर्मेट्स में एग्जाम के नजरिए से सबसे ज्यादा सवाल डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन यानी निदानात्मक मूल्यांकन और रिमीडियल टीचिंग यानी उपचारात्मक शिक्षण से आते हैं। केस स्टडी आती है कि एक बच्चा मैथ्स में फेल हो रहा है तो टीचर को पहले क्या करना चाहिए, और मैक्सिमम लोग सीधे रिमीडियल क्लास वाले ऑप्शन पर टिक कराते हैं और वही उनका आंसर गलत हो जाता है। यहाँ मटेरियल में मेडिकल साइंस का बड़ा सटीक एग्जाम्पल दिया है। डायग्नोसिस का मतलब होता है बीमारी को खोजना और रेमेडी का मतलब होता है दवा देना।
जब आप बीमार होकर डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या वो बिना कुछ पूछे सीधे इंजेक्शन लगा देता है? नहीं, वो पहले ब्लड टेस्ट या एक्सरे करवाता है, ये देखने के लिए कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ है। एग्जैक्टली वो टेस्ट ही डायग्नोसिस है। क्लास में भी यही रूल लगता है। अगर कोई बच्चा मैथ में बार बार फेल हो रहा है तो टीचर उसे उठाकर सीधे एक्स्ट्रा क्लास में नहीं बिठा देगा। वो पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट लेगा, ये पता लगाने के लिए कि आखिर बच्चा अटक कहाँ रहा है। क्या उसको वर्ड प्रॉब्लम की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही या वो कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहा है। जब बीमारी पकड़ में आ जाएगी तभी उसे ठीक करने के लिए स्पेसिफिक रिमीडियल टीचिंग दी जाएगी। तो डायग्नोसिस हमेशा पहले होता है। ये डॉक्टर वाला एग्जाम्पल तो लिटरली कभी दिमाग से नहीं निकलने वाला। चलिए अब आते हैं उन दो मेथड्स पर जो पेडागॉजी के सिलेबस की जान है, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। सबसे पहले इंडक्टिव मेथड यानी आगमन विधि के बारे में बात करते हैं, जिसके आविष्कारक फ्रांसिस बेकन और पेस्टोलॉजी थे। इस विधि में क्या स्पेशल है? इंडक्टिव मेथड पूरी तरह से एग्जाम्पल्स टू रूल्स पर चलता है। इसमें टीचर आते ही कोई रूल नहीं बताता, बल्कि वो बच्चों के सामने बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स रखता है। बच्चे उन एग्जाम्पल्स को ऑब्जर्व करते हैं और खुद एक पैटर्न ढूंढकर नियम बनाते हैं। ये मेथड स्पेसिफिक टू जनरल और नोन टू अननोन वाले मैक्सिम्स को फॉलो करता है। यहाँ नोट्स में एक टर्म हाईलाइट किया गया है कि इंडक्टिव मेथड बच्चों में डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट करता है। ये डाइवर्जेंट थिंकिंग आखिर क्या चीज है? डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब है एक ही प्रॉब्लम के कई अलग अलग सॉल्यूशन सोचना। इसे आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी कह सकते हैं। जब आप बच्चों को सिर्फ एग्जाम्पल्स देते हैं और उन्हें खुद लॉजिक लगाने बोलते हैं तो उनका ब्रेन अलग अलग डायरेक्शंस में सोचता है। वो रट्टू तोता नहीं बनते और इसी वजह से प्राइमरी लेवल के छोटे बच्चों के लिए इस मेथड को सबसे बेस्ट माना गया है। और इसके ठीक ऑपोजिट है डिडक्टिव मेथड यानी निगमन विधि, जिसे एरिस्टोटल ने दिया था। इसमें रूल्स टू एग्जाम्पल्स का अप्रोच होता है, यानी पहले रूल रटवाओ फिर एग्जाम्पल सॉल्व करो। लेकिन यहां मेरा एक लॉजिकल सवाल है, अगर इंडक्टिव मेथड इतना ही अच्छा है जिसमें बच्चे खुद सोच रहे हैं, तो हमें इस डिडक्टिव मेथड की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या पहले ही फॉर्मूला बता देना बच्चों की क्रिएटिविटी को खत्म नहीं कर देता? आपका सवाल बहुत वैलिड है। देखिए, प्राइमरी क्लासेस में डिडक्टिव मेथड सच में उतना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन हायर क्लासेस में इसकी बहुत ज़रूरत होती है। अब मान लीजिए आप 10वीं क्लास के बच्चों को एल्जेब्रा या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं। अगर आप वहाँ इंडक्टिव मेथड लगाकर बच्चों से कहेंगे कि एग्जाम्पल्स देखकर खुद ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला खोजो, तो पूरा साल निकल जाएगा और सिलेबस खत्म नहीं होगा। वहाँ आपको पहले बोर्ड पर फॉर्मूला लिखना ही पड़ता है ताकि बच्चे उसे अप्लाई करके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। इसीलिए ग्रामर और हाई लेवल मैथमेटिक्स के लिए डिडक्टिव मेथड को ही सबसे प्रैक्टिकल और सक्सेसफुल माना गया है। दोनों का अपना अपना क्लियर एरिया ऑफ एप्लीकेशन है, प्राइमरी के लिए इंडक्टिव और हायर मैथ या ग्रामर के लिए डिडक्टिव। अब थोड़ा सा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की ओर चलते हैं, जहां प्ले मेथड्स और एक्टिविटी मेथड्स आते हैं। सबसे पहले नाम आता है किंडरगार्टन प्रोसेस का। हाँ, इसके फादर जर्मनी के फ्रेडरिक फ्रोबेल थे। किंडरगार्टन का लिटरल मीनिंग होता है बच्चों का बगीचा। फ्रोबेल की फिलॉसफी काफी पोएटिक थी। उन्होंने कहा कि स्कूल एक बगिया है, टीचर एक माली है और बच्चे नन्हे पौधे हैं। जैसे एक माली पौधे को जबरदस्ती खींचकर बड़ा नहीं कर सकता, वो बस उसे पानी और धूप देकर सही एनवायरनमेंट बनाता है, ठीक वैसे ही टीचर बच्चों को खेल खेल में नेचुरल तरीके से ग्रो होने का एनवायरनमेंट देता है। कितना खूबसूरत फिलॉसफी है। उसके बाद मरिया मोंटेसरी का नाम आता है, जिन्होंने मोंटेसरी प्रोसेस बनाई। इनकी मेथड में सेंस ट्रेनिंग यानी ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बहुत जोर दिया गया है। ये सेंस ट्रेनिंग एक्चुअल में क्लासरूम में कैसे दिखती है? मरिया मोंटेसोरी ने ओरिजिनली ये मेथड उन बच्चों के लिए डिज़ाइन किया था जो मेंटली थोड़े वीक थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बच्चे सिर्फ सुनकर नहीं सीखते। सेंस ट्रेनिंग का मतलब है उन्हें फिजिकल टूल्स देना, जिन्हें वो छू सकें, फील कर सकें और देख सकें। जैसे सैंड पेपर लेटर्स यूज़ करना, जिन पर बच्चा अपनी उंगली फेर कर अल्फ़ाबेट का शेप महसूस करता है। और इस मेथड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें पनिशमेंट या दंड को पूरी तरह से बैन किया गया है। बच्चा खुद की पेस से सेल्फ एजुकेशन लेता है। उस जमाने के हिसाब से तो ये बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच थी। अब आते हैं एक्टिविटी मेथड्स पर, जिसमें हेलन पार्कहर्स्ट का डॉल्टन प्रोसेस दिया गया है, जो उन्होंने 1920 में शुरू किया था। इस मेथड की क्या स्पेशलिटी है? डाल्टन प्रोसेस की सबसे बड़ी हाईलाइट है स्ट्रिक्ट टाइम टेबल से आज़ादी।
डाल्टन स्कूल्स में ऐसा नहीं होता कि 40 मिनट बाद बेल बजेगी और सब बच्चों को नया सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। यहाँ बच्चों को असाइनमेंट्स दे दिए जाते हैं और वो अपनी मर्जी और स्पीड के हिसाब से उस टॉपिक पर रिसर्च करते हैं और उसे कंप्लीट करते हैं। इसी सेक्शन में एक और नाम है जो है प्रोजेक्ट मेथड, और यहाँ नोट्स में क्लियरली लिखा है कि इस मेथड से हर दूसरे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, और वहाँ लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं उसके जनक को लेकर। हाँ, वो सबसे बड़ा ट्रैप है। अक्सर ऑप्शंस में जॉन ड्यूवी और विलियम किलपैट्रिक दोनों का नाम होता है और लोग जॉन ड्यूवी पे टिक कर देते हैं। सच्चाई ये है कि प्रोजेक्ट मेथड का जो ओरिजिनल फिलॉसफिकल आइडिया था वो जॉन ड्यूवी के प्रैग्मेटिज्म से आया था, लेकिन इस आइडिया को एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप टीचिंग मेथड में उनके स्टूडेंट विलियम किलपैट्रिक ने कन्वर्ट किया था। तो एग्जाम में अगर विधि का जनक पूछा जाए तो करेक्ट आंसर हमेशा किलपैट्रिक होगा। और इस प्रोजेक्ट मेथड के 4 स्टेप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? इनका सही सीक्वेंस क्या होना चाहिए? इनका सीक्वेंस कंप्लीटली लॉजिकल है। पहला स्टेप है किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। दूसरा है अपनी मर्जी से उस प्रॉब्लम को चूज करना। तीसरा स्टेप है प्लान बनाकर उस पर फिजिकली काम करना यानी एग्जीक्यूट करना। और चौथा और फाइनल स्टेप होता है उस पूरे प्रोजेक्ट का इवैल्यूएट करना कि हमारी मेहनत कितनी सक्सेसफुल रही। जैसे अगर स्कूल के बच्चे डिसाइड करें कि उन्हें एक हर्बल गार्डन बनाना है, तो ये एक प्रोजेक्ट हो गया जिसमें वो खुद प्रॉब्लम ढूंढकर एंड तक काम कर रहे हैं। अब आखिर में हम विजुअल और डिस्कवरी मेथड्स को कवर कर लेते हैं। एक नाम है ह्यूरिस्टिक मेथड, जिसके क्रिएटर आर्मस्ट्रॉन्ग थे। ह्यूरिस्टिक बेसिकली एक ग्रीक टर्म से आया है जिसका मतलब ही होता है मैं खोजता हूँ, यानी आई डिस्कवर। इस मेथड में बच्चा किसी स्टूडेंट की तरह नहीं बल्कि एक नन्हे साइंटिस्ट की तरह बिहेव करता है। टीचर सिर्फ गाइड करता है और बच्चा एक्सपेरिमेंट करके प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद निकालता है। यहाँ रटने का कोई स्कोप नहीं है। लेकिन इसके ठीक बाद मटेरियल में डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यानी निरूपण विधि को मेंशन किया गया है और लिखा है कि ये टीचिंग की सबसे बेस्ट विधि है। इसको बेस्ट क्यों माना गया है जबकि ह्यूरिस्टिक में बच्चा खुद खोज रहा था? इसके पीछे एक बहुत सॉलिड साइंटिफिक रीजन है। साइकोलॉजी मानती है कि लर्निंग प्रोसेस में आपकी जितनी ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व्ड होंगी, नॉलेज उतनी ही स्ट्रांग होगी। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में टीचर आगे खड़े होकर चार्ट्स और रियल वर्किंग मॉडल्स दिखाता है या लाइफ साइंस एक्सपेरिमेंट करके दिखाता है। तो मतलब बच्चे सिर्फ लेक्चर सुन नहीं रहे हैं बल्कि अपनी आंखों से उस प्रोसेस को लाइव होते हुए देख रहे हैं। एग्जैक्टली। और विजुअल लर्निंग सबसे पावरफुल होती है जब ईयर और आई दोनों एक साथ इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं, तो डिस्ट्रैक्शन जीरो हो जाता है और कॉन्सेप्ट दिमाग में हमेशा के लिए प्रिंट हो जाता है। आज का ये डिस्कशन सच में एक रैंक बूस्टर सेशन साबित हुआ है। हमने बेसिक डेफिनेशन से लेकर माइक्रो टीचिंग और अलग अलग मेथड्स के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस तक सब कुछ समझ लिया। अब टाइम है कि हम अपने मटेरियल के कंक्लूजन पर आएं और उन ट्रैप्स को समराइज करें जहां पर मार्क्स कट सकते हैं। जरूर। तो जो सबसे कॉमन मिस्टेक्स है उनमें पहली है इंडक्टिव और डिडक्टिव में कंफ्यूज होना। याद रखिए, इंडक्टिव हमेशा एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाता है और डिडक्टिव रूल से एग्जाम्पल की तरफ। दूसरी बड़ी गलती है माइक्रो टीचिंग को प्राइमरी बच्चों की क्लास से जोड़ना, जबकि वो सिर्फ प्यूपल टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए है, जिसमें रीप्लान को 12 मिनट मिलते हैं। और तीसरा ट्रैप डायग्नोस्टिक और रिमीडियल वाला है, जहां आपको हमेशा याद रखना है कि पहले बीमारी खोजी जाएगी यानी डायग्नोसिस होगा, उसके बाद ही दवा दी जाएगी यानी रिमीडियल एक्शन लिया जाएगा। और जैसा कि आज के इस नोट्स मटेरियल के बिल्कुल एंड में एक बहुत ही पावरफुल लाइन लिखी हुई है कि यही है असली मंजिल। इसका मतलब है कि सिर्फ एक बार इन थ्योरीज को पढ़ लेने से सिलेक्शन नहीं होता, रोज इनको रिवाइज करना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिना डेली रिवीजन के ये सब दिमाग से वैसी गायब हो जाएगा जैसे बिना लक्ष्य के हवा में चलाया गया तीर। बिल्कुल सही। रेपिटिशन और रिवीजन ही नॉलेज को परमानेंट मेमोरी में बदलने का अकलौता रास्ता है। अगर आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।